नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी द किस्सेबाज में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने साइबर क्राइम से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं। कल मैं खुद साइबर क्राइम का शिकार होते होते बाल बाल बचा हूं। मैं बस एक क्लिक दूर था कि मैंने अपने 1 लाख रुपए गंवा दिए होते। साइबर क्राइम कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जालसाजों ने एकदम नया तरीका इख्तियार किया हुआ है। मैं नज़दीकी पुलिस थाने भी गया था, जहां जाने पर मुझे पता चला कि कुछ और परिवार भी इस तरह की जालसाजी का शिकार हुए हैं और उन्होंने 1 लाख रुपए तक कमाए हुए हैं। चूँकि मैंने जैसा कि कहा कि इस बार तरीका एकदम अलग है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस तरह की जालसाजी का शिकार हो और अपने पैसों को गंवा बैठे। इस बार तरीका एकदम अलग था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात है बीते हुए दिन कल की, यानी शनिवार 17 फरवरी सन 2024 की सुबह तकरीबन 7:30 बजे मेरे पास यूके से एक इंटरनेशनल कॉल आता है। मैं किसी भी कारणवश वह कॉल उठा नहीं सका। मेरे कार्य और व्यापार के सिलसिले में मेरे पास अक्सर इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं, इसीलिए यह कोई बहुत असामान्य बात नहीं थी मेरे लिए। मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मैं कॉल बैक करूंगा और पता करूंगा कि यह कार्य कॉल किसके संबंधित था। बहरहाल वो मैं किसी कारणवश कर न सका। तकरीबन शाम को 3:30 बजे मुझे दोबारा फिर से यूके से कॉल आता है। इस बार मैं थोड़ा सजग था और मैं यह कॉल उठाता हूँ। जब यह कॉल मैं उठाता हूँ तो दूसरी तरफ से जो शख्स बात कर रहा था वह फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था। वह अपने आप को कुरियर कंपनी फेडेक्स का एम्प्लॉय बता रहा था, कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट का। कहा कि यह कॉल आपके उस पार्सल से संबंधित है जो आपने मुंबई से थाईलैंड के लिए बुक किया है और मुंबई कस्टम ने आपके इस पार्सल को सीज कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं। उसने यह भी बताया कि इस पार्सल के लिए आपका नाम, आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रयोग किया है। चूंकि वो एक ऐसे पार्सल का जिक्र कर रहा था जो मुझसे संबंधित नहीं था और उसने कस्टम और पार्सल में कुछ अवैध चीज़ों के होने का जिक्र किया, इसलिए मैं थोड़ा घबरा भी गया था। मैंने उससे कहा कि नहीं, यह पार्सल मुझसे संबंधित नहीं है। सबसे पहले उसने पार्सल में भेजे जा रहे सामान का जिक्र किया। उसने बताया कि पार्सल के अंदर में 2.3 किलो कपड़े, 5 पासपोर्ट, कुछ बैंक दस्तावेज और क्रेडिट कार्ड और 140 ग्राम MDMA है, जो कि एक इलीगल ड्रग है और इसी के लिए मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट ने उसे सीज किया है। उसने यह भी बताया कि यह पार्सल मुंबई से थाईलैंड किसी मिस्टर श्याम लिंक को भेजा जा रहा था। उसने मुझे रिसीवर का मोबाइल नंबर भी नोट कराया जो कि +66 समथिंग था। मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख दिया है। मैंने उससे फिर से कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी पार्सल नहीं भेजा है। फिर वो व्यक्ति जो स्वयं को फेडेक्स कंपनी का सपोर्ट कर्मचारी बता रहा था, उसने यह कहा कि आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने पार्सल नहीं भेजा है। मेरे हाँ कहने पर नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं भेजा है। मैंने फिर से उससे कहा। उसने कहा कि ये पब्लिक आईडी के दुरुपयोग का मामला लगता है और इसलिए मुझे एक रूटीन प्रोसीजर के तहत आपकी इस कॉल को मुंबई साइबर सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा और मुंबई साइबर सेल आपसे मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहेगी, इसीलिए आप ये फेडेक्स कंपनी की कुछ डिटेल्स नोट कर लीजिए और पार्सल संबंधित डिटेल्स भी। उसने अपना नाम फिलिप मैथ्यू बताया और अपना एम्प्लॉय आईडी FD2275 बताया और उसने पार्सल में भेजे जा रहे सामान का जिक्र एक बार फिर से किया। 2.3 किलोग्राम कपड़े, पासपोर्ट, बैंक दस्तावेज और 140 ग्राम MDMA। उसने कहा कि आप इसे प्लीज़ नोट कर लें क्योंकि साइबर सेल ये जानना चाहेगा। और इसके बाद उसने एक कॉल को दूसरी जगह कनेक्ट कर दिया। अब टेलीफोन लाइन पर दूसरा शख्स बात कर रहा था। दूसरा शख्स भी फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था। पर अब पूरी घटना का विवरण दिए जाने पर उस शख्स ने, जो अपने आप को इंस्पेक्टर रवि मुंबई साइबर सेल से बता रहा था, उसने कहा कि आपको एक साइबर कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी और जिसके लिए आपको अंधेरी मुंबई आना पड़ेगा। मैंने उसे बताया कि इस समय मौजूदा समय में मैं बेंगलुरु में हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, हमारे पास एक दूसरा विकल्प भी है जिससे आप ऑनलाइन माध्यम से अपना स्टेटमेंट दर्ज कर सकते हैं और हम लोग इसकी छानबीन शुरू कर देंगे आपके पब्लिक आईडी के मिसयूज़ की। और उसने मुझे एक स्काइप आईडी भी नोट कराया। वो स्काइप आईडी भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, andheripolice.gov.in@outlook.com। एग्जैक्ट आईडी मैंने यहाँ पे लिख दी है जो उसने बताया था। और उसने कहा कि आप स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और ये आईडी, गौर करने वाली बात है, ये कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं थी, andheripolice.gov.in@outlook.com। और यहाँ पे मेरे से एक पहली गलती हुई कि मैं इसको नज़रअंदाज किया मैंने।
फिर उसके बाद उसके कहे अनुसार मैं स्काइप कनेक्ट कर दिया। एक और बात पे आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि इस बार ये सारा खेल जो है अंग्रेजी बोल पाने वाले लोगों के साथ है और इसीलिए जालसाजी में अमाउंट भी बड़ा इन्वॉल्व है। आमतौर पे यह अमाउंट 5,000 10,000 होता था, इस बार यह लाख रुपए तक का है, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद वह मुझे स्काइप आईडी देता है, मैं स्काइप में उसे कनेक्ट कर सकता हूँ। सभी टेक्निकली कैपेबल लोगों को ही वो शायद टारगेट करते होंगे। मैं स्काइप में कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद वो कहता है कि अब आगे का स्टेटमेंट हम लोग स्काइप कॉल के ही दौरान ले सकते हैं और आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए और आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए क्योंकि इस कॉल को थोड़ा सा वक्त लगने जा रहा है। और फिर उसके बाद उसने मुझे अपना नाम भेजने को कहा, जिसके बाद उसने मुंबई पुलिस की तरफ से एक ग्रीटिंग मैसेज भेजा जो कि ये यहाँ पर है, जिसमें मुंबई पुलिस का नाम और एड्रेस इत्यादि था। और उसके बाद उसने मुझे अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फ़ोटो खींचकर भेजने के लिए बोला, जो कि मैंने उसे भेजा भी। और उसके बाद वह मुझसे कहता है कि ये पब्लिक आईडी के दुरुपयोग का मामला लगता है, मुझे आईटी सेल से एक बार मदद लेनी पड़ेगी कि क्या आपका यह आधार कार्ड किसी इलीगल या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में लिप्त तो नहीं है। और ये पूरे इस कॉल के दौरान वो अपने आप को जैसे पुलिस वाले लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ना, उसी तरह का प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हुआ मतलब मुझे वो दर्शा रहा था। फिर जब आईटी सेल को कॉल करने के टाइम वो ऐसा दर्शा रहा था कि वह किसी और को कॉल कर रहा है और मुझे दोनों व्यक्ति की कॉल सुनाई दे रही है। वो अंग्रेजी में बात कर रहा था, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, दिस इज इंस्पेक्टर रवि फ्रॉम क्राइम ब्रांच मुंबई एंड दिस इज समथिंग इन पब्लिक मिसयूज ऑफ पब्लिक आईडी एंड आई हैव अ पर्सन विथ मी, सो कैन यू प्लीज़ चेक इफ दिस आईडी हैज़ बीन मिसयूज्ड एनीवेयर एल्स। उस दूसरे शख्स ने जिससे वह बात करने को दर्शा रहा था उसने कहा ठीक है, आप मुझे 30 सेकंड या कुछ समय दो, मुझे सॉफ्टवेयर से चेक करके बताना पड़ेगा। इस बीच उसने मेरे कॉल को होल्ड पर रखा था जैसा वो दर्शा रहा था। हो सकता है वो बगल बैठे हों या वाकई कॉल करने का पूरा उसने सेटअप लगा रखा हो, मैं नहीं जानता। और दूसरा शख्स थोड़ी ही देर में कहता है, हाँ, यह आईडी लगभग 350 जगह इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त है और इसमें कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और कई सारे स्टेट्स का उसने जिक्र किया जहाँ पे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से यह पब्लिक आईडी इन्वॉल्व है। और इसके बाद वह उनको थैंक यू कह के वो फ़ोन काट देता है और फिर मुझे बताता है कि अब मुझे साइबर सेल से इन्फॉर्मेशन, आईटी सेल से माफ़ी चाहूँगा, ये जानकारी मिल गई है कि ये पब्लिक आईडी बहुत सारी जगह पर इन्वॉल्व है और अब हमें रूटीन प्रोसीजर के तहत एक साइबर कंप्लेंट लॉन्च करनी होगी। अब आप ये बताइए कि क्या आप सच में, आपका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी, कोई भी मेरा ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है। वह आमतौर पे जैसे पुलिस वाले लोग पूछताछ करते हैं, सारी चीज़ें पूछताछ करने लगा कि आप कहाँ कहाँ जाते आते हैं, क्या काम करते हैं, क्या आप मुंबई गए थे, आपको किसी पे शक है कि कोई ऐसा कर सकता है? मैं कहा कि नहीं। मैंने उसे यह भी बताया कि भाई पब्लिक आईडी का जहाँ तक बात है, कई बार ज़िरॉक्स करते समय अपने से छूट जाती है, वो एक संभावना हो सकती है, उसके अलावा तो मुझे कोई भी शक नहीं है। बार बार वह पूछता रहा कि बैंक के किसी कर्मचारी से आपका संबंध है, जो कि हो सकता है कि वो आपके आईडी का दुरुपयोग कर रहा हूँ, और मुझे वाकई नहीं याद है क्योंकि मेरा सारा काम ऑनलाइन और कस्टमर सपोर्ट, रेयरली मुझे मतलब पर्सनली बैंक के कामों के लिए किसी से डील करना पड़ता है। वो पूछताछ का सिलसिला जारी रखता है और पूछताछ के ही दौरान, और मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि वाकई मुंबई क्राइम ब्रांच और साइबर सिक्योरिटी का मामला है, वो मेरे से मेरे बैंक अकाउंट इत्यादि की जानकारी लेना शुरू कर देता है कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं, और मैं वो जानकारी उससे देता भी जाता हूँ कि मेरे कौन से अकाउंट्स, 2 अकाउंट हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ, बाकी के सब डॉर्मेंट पड़े हैं, ये सारी जानकारी। और सारे अकाउंट में वो एक अनुमानित अमाउंट के बारे में भी पूछता है जो भी मैं उसे बता सकता हूँ, और मतलब वो मुझे समय भी देता है कि आप चेक करके बता दो कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, क्योंकि अभी आरबीआई की मदद से हम लोग ये सारा कुछ चेक करेंगे। हम स्कैन करना चाह रहे हैं कि आप वाकई गिल्टी तो नहीं हो, और ये सब प्रक्रिया चलती जा रही है, और वो मेरे से मेरी ही जानकारी लेता जा रहा है। और इसके बाद मेरी ही दी हुई जानकारी के अनुसार मेरा नाम और ये सब, उसके बाद वो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी मुझसे शेयर करता है कि ये एक बेसिकली सर्टिफिकेट है कि हम आपसे पूछताछ करने जा रहे हैं, और ये रिजर्व बैंक का, सॉरी मतलब ये क्राइम ब्रांच की तरफ से ये है, और आप इसे मेरे सामने बोल कर पढ़िए। और मैं उसको पढ़ता भी हूँ, जिसमें मतलब मुख्य रूप से लिखा था कि मैं सस्पेक्ट हो सकता हूँ और मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। और ये सारी प्रक्रिया में काफ़ी समय भी लगता है, लगभग ये कॉल मेरी
करीब 1 से 2 घंटे उनके साथ चली। और इस बीच वो बार बार ये मुझे हिदायत देता रहता है कि ये आप इंश्योर कर लो कि आप एक शांत जगह, अकेली जगह हो जहाँ कोई और ना हो। और शायद उसका ये कहने का उद्देश्य ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार जब आपका दिमाग एक जगह लगा रहता है तो अगला व्यक्ति आपको बताता रहता है कि आपसे कुछ गलती हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार अपनी पत्नी को, जो कि पास में ही थी, उनको इशारा करता रहा कि तुम थोड़ी देर रुको। और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं अपने डीसीपी से आपको कनेक्ट करता हूं, जो कि आगे की प्रक्रिया, और आपको शायद एक बार फिर से उन्हें ये सारी जानकारी देनी पड़े और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप ये साइबर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और जो आपका पब्लिक आईडी मिसयूज़ हो रहा है और वो उसे आपको मतलब डीलिंक करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है आपको नया पब्लिक ये आधार कार्ड आईडी मिले जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भेजा जाएगा। अब सम डीसीपी स्वामी, जिनका वो नाम का जिक्र कर रहा था, वो उनके पास ले गया। ये शख्स भी बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था। और एक और चीज़ कहूँगा, ये लोग हमेशा ये दर्शा रहे थे कि ये पुलिस वाले हैं, उनके जैसा ही प्रोटोकॉल, सर मे आई कम इन सर, जय हिंद सर, ऐसे कह के कि सर एक और देयर इज़ वन मोर केस लाइक, ऐसा कह के उसने बताया। और उधर से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि क्या इज़ ही कोऑपरेटिंग, ऐसा कह के, जो कि मैं सुन पा रहा था। और इसके बाद वो मेरा कॉल डीसीपी स्वामी, जिनको वो बोल रहा था, उनको दे देता है। और एक सिलसिलेवार तरीके से, जैसे जो कि इन्फॉर्मेशन मैं बार बार कई बार बताया है, उन लोगों को फिर से मैंने उनको भी बताया और उन्होंने मुझे बताया कि और एक फ़ोटो भी भेजा उन्होंने मुझे कि आप क्या इनको जानते हैं। और ये फ़ोटो एक लीडर का है, मैं जस्ट फ़ोटो दिखा रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि ये इनको आईबी ने गिरफ्तार भी किया है और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस है। और मैंने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा इस शख्स से कुछ कनेक्शन है। मैंने कहा कि सिवाय न्यूज़ में इनको देखने के मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, एक प्रोसीजर के तहत हमको क्या करना होगा कि हमको और ये बातों में मतलब आपको मैंने बताया कि जैसे ये 1.5 से 2 घंटे चलने वाली बात थी और 3 आदमियों से मैंने बात किया, वो धीरे धीरे मैं मतलब उसके कॉन्फिडेंस में आता जा रहा था कि वह एक सरकारी कर्मचारी है। और सच पूछे तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनको मतलब मैं थोड़ा कोऑपरेट भी काफ़ी जितना भी संभव था कर रहा था। मैं घबराया ज़रूर हुआ था। और उसके बाद वो धीरे धीरे मुझे ये बोलता है कि भाई आपके अकाउंट से हमको आरबीआई के सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाएगा कि ये जो 350 बैंक अकाउंट हैं और आपका अकाउंट सच में कहीं लिंक्ड है क्या। उसके लिए मुझे आपके अकाउंट से 98,000 समथिंग, और उसने भी मुझे एक आरबीआई का लेटर जो मैं इधर दिखा रहा हूँ दिखाया कि ये है और उसके डिस्क्लेमर्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप बोलकर पढ़ो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने पढ़ा भी उसके सामने बोलकर, और जो कि उसने कहा कि आपको शायद समझ में आ गया और मैं आपको बता भी देता हूँ ये क्या है। और उसने एक अमाउंट का जिक्र किया कि भाई 98,000 सम रुपीज़ हैं। और फिर उसने मुझसे कहा कि आपके आईडी को, आपने जैसा कि ये लेटर पढ़ा है आरबीआई के अनुसार, हम आपके अकाउंट को 15 मिनट्स के लिए स्कैन करने जा रहे हैं और उस स्कैनिंग की स्वीकृति के लिए आपको ये जो आर्बिट्ररी अमाउंट है 98,000 समथिंग, एग्जैक्ट अमाउंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो अमाउंट थोड़ी देर होल्ड किया जाएगा। और क्या आपके पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं? मैंने कहा कि मेरे दोनों अकाउंट मिला के हैं, लेकिन एक अकाउंट में तो नहीं है। और उसने मुझे यहाँ समय भी दिया कि मैं अपने ही अकाउंट से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकूँ, सो दैट वो 98,000 रुपीज़ हो जाएँ। और इसके लिए उसने मुझे वेट किया और उसने कहा भी कि आप फ़ोनपे का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार पूछताछ के दौरान भी उसने ये कि कौन कौन से आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो, वहाँ से भी संभावना है, और इस तरह से करके उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया था। अब जब मेरे अकाउंट में 98,000 रुपीज़ जो भी वो प्रिस्क्राइब्ड था वो आ जाते हैं, तो वो मुझे गूगल पे ओपन करने को कहता है कि गूगल पे को ओपन करके मैं आपको एक कोड नंबर बता रहा हूँ, बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र टू अकाउंट में वो बेनिफिशियरी नाम डालिएगा। और वो बोला कि वो एक आर्बिट्रेरी कोड है, और मैं अकाउंट ऐड भी किया मैंने, और रन टाइम पे ऐड किया, अदरवाइज़ मुझे वो अकाउंट का ब्यौरा होता वो सेव नहीं हुआ, क्योंकि मतलब डायरेक्टली अकाउंट को ऐड करके भेजने का प्रावधान है जीपे में। और मुझे शक इसलिए हुआ कि एक तो आर्बिट्ररी अकाउंट, और उसमें एक जगह तो मतलब नाम में दिखाई दे रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ कुछ एक दूसरा नाम सम मेरे को एग्जैक्टली याद ही नहीं है, लेकिन मतलब वो कोई भी सरकारी नाम नहीं लग रहा था। तो हो सकता है शायद फ़ोनपे का अकाउंट नेम उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पे किया हो, लेकिन एक्चुअल अकाउंट किसी और के नाम पे था जो देखने को मिल रहा था। और इधर मेरी पत्नी, जिनको मैं बार बार बोलने के लिए मना कर रहा था, जैसा कि वो जिक्र कर रहा था कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और मैं उनको बार बार रोक रहा था। और जब ये ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो वो बार बार मुझे रोक रही थी, और इस बार
मैं भी मतलब सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा था, ये आरबीआई का अकाउंट नंबर और उसके बाद फिर मुझे ये outlook.com ये आईडी, ये सारी चीज़ें मैं कनेक्ट कर रहा था। और ये पूरी प्रक्रिया में वो बार बार पर्सनल आईडी को पब्लिक आईडी भी कह रहा था, जो कि मुझे नोटिस करना चाहिए था। आधार एक पर्सनल आईडी है, बहरहाल मेरे से मिस होता गया। और अब ये बस मैंने अकाउंट ऐड कर दिया था, वो 98,000 समथिंग जो पैसे उसने बोले वो भी मैंने भर दिए थे। अभी उधर से पत्नी इशारा कर रही थी बार बार कि कहीं तुम तो इसका शिकार नहीं होने जा रहे हो। अब मैं कहा कि नहीं, अब मैं कुछ भी हो, मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो कल मैं मुंबई क्राइम ब्रांच आ भी जाऊँगा। उसने कहा कल 11 बजे आना पड़ेगा, और आप ये लिखिए कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ भी हो मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा भी, वो अंग्रेजी भी यहाँ दिखाई दे रही है। और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि ये आपका आईडी जो है ये सिंपल आउटलुक का आईडी है, ये कोई सरकारी आईडी नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं आऊँगा साइबर सेल या क्राइम ब्रांच जो भी होगा मैं बताऊँगा, मैं देखूँगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। और जब मैं गया तो जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन पे जाकर साइबर सेल ने मुझे बताया कि कुछ और परिवार हैं जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, और लेकिन उन लोगों ने पैसे अपने इस पूरे एपिसोड में अपने पैसे कमा दिए हैं। और वहाँ पे जाने पर पुलिस स्टेशन पुलिस वाले ने सबसे पहले मुझसे कहा कि आप पहले अपना क्या करो कि जिस अकाउंट के बारे में बात हो रही थी, आप इस अकाउंट से पूरे पैसे खाली करके किसी और अकाउंट में डालो। तो तुरंत से ही मैं बाहर थोड़ी देर खड़ा होकर अपनी पत्नी के अकाउंट में डाला। मैंने उसे सारे फ़ोटोज़ इत्यादि दिखाया, उसने सब बताया कि सब मुआफ्ड है। ये पूरा सिलसिला था। और मैं तो शायद बच गया, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कोई भी इसका शिकार ना हो। जितना भी संभव हो इसे शेयर करिए। और कई सारी चीज़ें मुझसे भी नज़रअंदाज हुई, लेकिन अभी जो गलती फ़िलहाल मतलब पैसे का नुकसान तो बच गया। एक और चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि जब मैं पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ पर भी मुझे पुलिस ने कहा कि हम कभी भी किसी से ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। यदि आपके पास कोई कॉल आता है, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ज़रूरत होगी, भारत एक बड़ा देश है, ज़्यादा लोग हैं, हम 4 घंटे 6 घंटे एक दिन साइबर सेल में क्राइम ब्रांच में बैठेंगे। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी डर सकता है, इनको इतनी ज़्यादा जानकारी दे सकता है, वो बार बार मेरे से ही मेरी जानकारी लेते गया और मैं देता भी गया, है ना। बस वो आखिरी एक क्लिक न जाने क्या था कि मतलब बच गया। पुलिस स्टेशन भी गया था, उन लोगों ने साफ कहा हम ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं लेते हैं, कोई क्राइम ब्रांच कोई भी जानकारी हम नहीं मांगते हैं। हमको जो भी जानकारी चाहती है हम यहाँ बुलाते हैं। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कॉल आता है तो बिल्कुल इंटरटेन ना करें, अपनी कोई जानकारी ना दें। और नेट बैंकिंग और जीपे, फ़ोन पे, इनके तहत तो कोई भी आपको सरकारी कर्मचारी भेजने को पैसे बोलेगा ही नहीं। तो बस इतना ही। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और कोशिश कीजिए कि इसको जितने ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कर सकें। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी 1 रुपया भी इस तरह के प्रकरण में बर्बाद हो। बस अब तक के लिए इतना ही। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके पैसे सुरक्षित रहें, यही कामना करूँगा। और सतर्क रहिएगा। थैंक यू सो मच।